कैसे हो सभी? तो आज का अपना लेक्चर नंबर 28 है। जैसा कि अपना फंडामेंटल बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ था सोइल साइंस का, तो उसी का आज लेक्चर नंबर 28 है और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं सोइल टेस्टिंग की। उसके बीच में अपन ने लेक्चर नंबर 27 तक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था सोइल का, जितने भी दो कंपोनेंट्स है मिनरल्स वगैरह से लेकर के सोइल का कैसे क्या फॉर्मेशन होता है। उसके बाद उसका मतलब लास्ट अपना जो कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक मैटर बचा था, उस ऑर्गेनिक मैटर को भी अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो सब कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ करके पूरा फॉर्मेशन वगैरह पढ़ लिया हमने। इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी रही है सोइल की, वो भी हमने पढ़ लिया। तो लास्ट में अपन ना ये लेक्चर जो होने वाला है सोइल टेस्टिंग को लेकर के, सोइल को टेस्ट कैसे करें। इतना सब कुछ पढ़ लिया तो सोइल को टेस्टिंग करके उसका कैसे हम आइडिया लगाएं, कैसे उसका पता करें कि कौन कौन से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने क्या अमाउंट में होता है, कि क्या अपनी इंपॉर्टेंस है सोइल सोइल को लेकर के। तो वो सब अपने को किससे पता चलता है, सोइल टेस्टिंग से पता चलता है। तो इसके अंदर अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोइल सैंपलिंग के बारे में, क्योंकि सोइल टेस्टिंग करना है, सोइल को लैब में ले जा करके टेस्ट करना है। तो उससे पहले आपको सैंपल लेना भी सीखना होगा कि कैसे हम सैंपल ले, फील्ड के ऊपर सैंपल लेकर उसको लेबोरेटरी में लेकर जाएं। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसके अंदर न्यूट्रिएंट रेटिंग क्या होती है, मतलब हम सोइल टेस्टिंग से एक रेट डिसाइड करके रखते हैं। कोई भी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आपको मैं बताऊंगा अभी कि उसकी रेटिंग जो होती है 280 से लेकर के 560 केजी पर हेक्टेयर इसकी रेटिंग होती है। मतलब ये एक पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे अपन एप्लीकेशन करते हैं फील्ड के अंदर। रिकमेंडेशन अपने को जो डोज बताया जाता है कंपनी वगैरह के द्वारा, अपनी जो केवीके वगैरह होती है या यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, वो सब किसकी वजह से है, सोइल टेस्टिंग की वजह से है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसी साथ में सोइल टेस्टिंग के अंदर अलग अलग जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं उनका न्यूट्रिएंट एनालिसिस कैसे, कौन कौन से मेथड से न्यूट्रिएंट एनालिसिस करते हैं, आपके डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं उस मेथड्स का नाम लेकर के, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपना कंप्लीट फंडा अपना ये रहने वाला है आज का लेक्चर का, सोइल का जो सोइल टेस्टिंग का लेक्चर नंबर 28 है। यदि कोई स्टूडेंट अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हो हमारे लास्ट जितने भी हैं, तो आप एक बार जाकर के देख लीजिए। बहुत मतलब एवरेज 25 मिनट्स के मतलब लेक्चर होने वाले हैं, तो आप जल्दी इस पूरे फंडामेंटल को कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सोइल टेस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको ऐसे कैसे याद रखना है। क्योंकि ये हर साल अपनी जो आईसीआर तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ईयर होती है, ईयर बनाई जाती है। तो जो सोइल के लिए ईयर बनाई गई थी, इंटरनेशनल सोइल ईयर जो बनाई गई थी, वो 2015 के अंदर बनाई गई थी। उसी टाइम जब इंटरनेशनल सोइल ईयर बनाया गया था, जैसे इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर बनाया गया था 2023 के अंदर, तो ऐसे हर साल एक एक ईयर अपने बनाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम जब इंटरनेशनल सोइल ईयर बनाया गया था 2015 के अंदर बनाया गया था, पहली चीज तो आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी चीज, उसी टाइम अपने सोइल टेस्टिंग को लेकर के सोइल टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद एक हेल्थ कार्ड बनता है, सोइल का हेल्थ कार्ड। इसके अंदर पूरे पैरामीटर होते हैं, ये मतलब पूरा ऐसा स्क्वायर टाइप का होता है, इसके अंदर पूरे पैरामीटर होते हैं। पूरा सोइल की स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्सचर क्या कैसा क्या है सोइल का, उसके अंदर पूरे जितने भी अपनी जितने इसके अंदर 12 पैरामीटर अपन टोटल लेते हैं। 12 पैरामीटर जो एलिमेंट होते हैं उनका मेजरमेंट करते हैं, उनकी सब यहाँ पर रेटिंग होती है कि आपकी सोइल में कितना क्या है, मतलब आपकी सोइल का पर उसका लास्ट प्रूफ मतलब दिया जाता है आपका सोइल की हेल्थ कैसी है, अच्छी है, गुड है, पुअर है, बेटर है, कैसा क्या कंडीशन है, वो उसका पूरा एनालिसिस करके एक सोइल हेल्थ कार्ड बनाकर देते हैं, जिसकी शुरुआत जो की थी अपने ये हुई थी 19 फरवरी 2015 से। और ये अपनी इंडिया के अंदर हुई थी ये। और ये कहाँ से हुई, कहाँ पर हुई थी, ये सूरतगढ़ मतलब जगह है एक, सूरतगढ़ के अंदर किया था अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, पीएम मोदी जी है, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। सूरतगढ़ जो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर ये है। श्री और इसकी जो ये तहसील के अंदर पड़ता है, श्री गंगानगर के अंदर ये पड़ता है। श्री गंगानगर के अंदर ये पड़ता है। कौन सा जगह है, सूरतगढ़। तो ये याद रखना है, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड करके इसको आपको दे सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है फैक्ट, ये फैक्ट पे डिपेंड है, बहुत ज्यादा आपको चीजें याद रखनी है। लेकिन कैसे क्या आप सिंपली मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल करके, कि कैसे आप बिल्कुल बहुत इजी वे में कैसे इसको याद रख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है, फैक्ट जैसा कि हर क्लास में आपको मैं हर चीज में अलग अलग टेक्निक से अलग तरीके से आपको इजी वे में बताता हूँ कि कैसे आप उसको याद रख सकते हो। उसी टाइप उसी लिहाज पे आप अपना बात करने वाले हैं। तो टोटल 12 पैरामीटर मैंने बताया। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिमाग में रखना है, सोइल हेल्थ कार्ड जो बनाते हैं उसके अंदर अपन टोटल कितने पैरामीटर मेजर करते हैं, तो 12 पैरामीटर मेजर करते हैं। तो 12 पैरामीटर हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब ये आपके लिए याद रखने के लिए, ऐसा कुछ सोइल हेल्थ कार्ड में होता नहीं है, बट मैं आपको कैसे याद रख सकते हो आप उसके बेसिस के ऊपर। 3 पैरामीटर पहले आपको याद रखने हैं, ऑर्गेनिक मैटर, पीएच एंड ईसी। 3 पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर हो गए सर, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद 4 याद रखनी है, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये 4 याद रखने हैं, ठीक है। इनको एक साथ टर्म्स में याद रखना है। उसके बाद ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसमें आता है फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। ये सब किसके हैं? चारों किसके हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो कि क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसी के साथ में 5 नंबर में आ जाता है बोरोन। तो 5 कितनी हो गई? ये हो गई। और 4 कौन से हो गए? ये हो गए। उसके बाद 3 ये हो गए। तो ये ऐसे आपको याद रखो। ऑर्गेनोमेटर पीएच ईसी, सॉरी ऑर्गेनोमेटर पीएच ईसी करते हैं। उसके बाद अपने जो एनपीके है, एनपी के साथ अपन क्या ऐड कर देंगे? सल्फर कर देंगे। ये अपने क्या कौन सा हो गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 हो गए सर। जिंक, वो फेरस, मैग्नीज को, जिंक, कॉपर एंड बोरोन। ये सॉरी, ये 5 न्यूट्रिएंट्स ये यहाँ पर हो गए जिसका अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मतलब 3 पैरामीटर में इसको डिवाइड कर दिया। तो टोटल 12 जो पैरामीटर थे उनको याद रखने के तरीके मैंने बता दिए। तो आपको डायरेक्ट 12 याद रखना कि 12 पैरामीटर को अपन सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर मेजर करते हैं। उसी के साथ में कौन कौन से हैं इसके नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर फैक्चुअल होने वाला है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखना कि कैसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सोइल सैंपलिंग, क्योंकि सर हम सोइल टेस्टिंग करते हैं। हमें सोइल टेस्टिंग करने का मतलब क्या हो गया? अपने को सोइल का एनालिसिस करना है कि उसके अंदर कितना क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट है, कितना क्या उसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो उसको उस बारे में अपन को पता करना ही क्या करता है? एनालिसिस करना ही क्या होता है? सोइल का सोइल टेस्टिंग कहलाता है, जिसके अंदर सोइल सैंपलिंग मतलब सोइल का लैब में ले जाने के लिए अपने को टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे तो है नहीं है फील्ड में से अपन चले गए और फील्ड में गए और अपने मिट्टी भरी अच्छे से एक बैग के अंदर और ले जाकर सोइल मतलब लैब के अंदर डाल दिया। टेस्टिंग ऐसा नहीं होती, क्योंकि अपने को यदि सोइल टेस्ट करनी है सोइल की, तो अच्छी प्रॉपर जगह से अपने को सोइल लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने कहीं ऐसी जगह उठा लिया जहाँ पर हमने अपने बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह पहले से डम कर रखे थे, पहले से वहां पर इकट्ठा कर रखे थे, कोई किसी कॉर्नर वगैरह से ले लिया, जहाँ पर अपने प्लांट्स वगैरह हैं वहां पर बहुत ज्यादा शेडो वगैरह और वहां पर लीफ वगैरह थी, ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट ज्यादा थी, वहां से सैंपल ले लिया। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मतलब अपने को अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से अपने फील्ड का अपना एग्जामिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन करना है, अपने को एनालिसिस करना है। तो अपन क्या करते हैं? 8 to 10 सैंपल लेते हैं। अपना एक सिंगल फील्ड ले लिया, ठीक है। उस सिंगल फील्ड पे अपन ने यहाँ से 8 to 10 ले लिया, कोई 4 to 5, तो अलग अलग मतलब कम से कम ज्यादा जितनी सैंपल होती है उतना अपना जो एनालिसिस होता है वो बेटर होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने 8 to सैंपल ले लिया अलग अलग जगह से, मतलब जहाँ से बिल्कुल ऊपर से क्लियर करते हैं। उसके बाद सैंपल वो अपन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अभी कैसे क्या लेते हैं सैंपल। लेते क्या, जैसे लास्ट फाइनली अपने पास जो वेट करेंगे अपन, जो वेट रहेगा, आपको कोई सोइल सैंपलिंग के टाइम वेट पूछ ले कितना अपन वेट लेते हैं सोइल सैंपलिंग के अंदर सोइल का, तो 0.5 kg मतलब 500 ग्राम आपको याद रखना है। उसके बाद इसको प्लास्टिक बैग के अंदर भरते हैं और इसमें ले जाते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि एक अपने के पास कम अमाउंट में चाहिए और अपने को क्या करना है? लैब में लेके जाना है। उसके बाद इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अगौर नाम के इंस्टीट्यूट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें स्क्रू होता है, पोस्ट होल वगैरह होता है, ओपन ट्यूब होता है, क्लोज ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के सोइल के अंदर इसको यूज किया जाता है। जैसी हैवी सोइल होती है, हार्ड सोइल होती है, तो उसके अंदर स्क्रू टाइप का यूज करते हैं। पोस्ट होल होता है मतलब जिसके अंदर वेट सोइल होती है, मतलब मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर अपन पोस्ट होल अगर यूज करते हैं। ओपन ट्यूब एंड क्लोज ट्यूब, इनको ये क्या होता है? डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, डायरेक्ट इसको अंदर जो अपनी लैंड होती है इसके अंदर प्रेस करके इसको अंदर डालते हैं, उसके बाद सोइल निकालते हैं। तो उससे क्या होता है? इसके अंदर अपने वो सोइल प्रोफाइल होती है, सोइल प्रोफाइल का आइडेंटिफिकेशन में अपन इसका यूज करते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम भी दिखा देना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट होता है यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है? स्क्रू वाला, जो मैंने बताया था आपको। तो ये कौन सा हो गया? स्क्रू वाला हो गया, ठीक है। उसी के बाद में बता दिया, ये मैं आपको बता दिया पोस्ट होल वाला, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया अपना ओपन वाला, और सेम इसको ये यदि क्लोज ट्यूब में होगा ऐसा, मतलब बिल्कुल क्लोज ट्यूब होगी ऐसे, और नीचे इसके अंदर ऐसे ओपन होल होगा, जिसके अंदर अपन जैसे इंसर्ट करेंगे लैंड के अंदर, ये अपन ने ऐसे इंसर्ट किया तो इसके अंदर सोइल फिल हो जाती है, तो अपने को तो वो हो जाती है, वो उसको बोलते हैं क्लोज। और एक साइड में ऐसे ओपन मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं ओपन वाला, जो ओपन ट्यूब अगार टाइप का अपने को होता है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होता है। ये होल होता है, मतलब वेट सोइल होगी तो नीचे से इस प्रकार का होता है, और ये ऐसे जैसे इस सोइल के अंदर डालेंगे और ये नीचे से क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन करके बंद कर देंगे तो सोइल इसके अंदर आएगी, और जो भी मॉइस्चर यदि पानी वगैरह ज्यादा रहेगा तो एक्सिस में रहेगा तो साइड से पानी निकल जाएगा, सोइल इसके अंदर बच जाएगी। इसलिए अपन जो वेट सोइल होती है, गीली सोइल जो होती है, उसके अंदर इस टाइप का यूज करते हैं। और हार्ड सोइल होगी तो हार्ड सोइल में स्क्रू टाइप मतलब जो अपन स्क्रू लगाते हैं, अपन देखा हो स्क्रू की डिजाइन भी कैसी होती है, इस टाइप की होती है। स्क्रू टाइप मतलब आगे से बहुत नुकीला होता है, तो अपन जैसे सोइल के अंदर हार्ड भी सोइल होगी तो ये अच्छा इसका फोर्स लगाता है, इसका ये नुकीलापन होने की वजह से, इसलिए अच्छे से क्या हो जाता है, प्रॉपर नीचे चला जाता है। इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते टाइम घुमा के ऐसे इंसर्ट करते हैं, तो ये नीचे जाएगा और ऐसे कैसे फिर इसको घुमा के ऊपर निकालेंगे, तो जो ये यहाँ पर खांचे बने होते हैं, ऐसे इस टाइप के बने होते हैं, यहाँ पर ब्लेड टाइप के लगे होते हैं, इसके अंदर ये क्या आ जाती है, सोइल इसके अंदर
फील हो जाती है। तो नॉर्मली तो अपन इंस्ट्रूमेंट से कर देखते हैं, लेकिन अपन जनरली जनरली अपन सॉइल कलेक्शन करना हो अपने बिना इंस्ट्रूमेंट भी अपन कर सकते हैं। अपने पास स्पैड वगैरह होता है, तो उससे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, जो अपर सॉइल है, ये अपनी लैंड है, तो इसका लैंड का जो ऊपर अपर जो पोर्शन होगा वो अपन पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्रासेस वगैरह हैं वो अपन ने क्लियर क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वी टाइप के शेप में अपन वी नोच, जिसे वी नोच टाइप में बोलते हैं, ये बिना इनके ये अपन जो सैंपल लेना हो तो वी नोच टाइप में ऐसे अपन गड्ढा करते हैं 10 to 15 सेंटीमीटर। और जो ये लेयर बचती है, इस लेयर से अपन हल्का हल्का मिट्टी लेते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है, ये कहाँ से ले लेते हैं अपन, इसके पास से, ठीक है। इसके पास से लेते हैं। ऐसे ही 8 to 10 स्पॉट अपन लेते हैं अपने किसके अंदर, लैंड के अंदर 8 to 10 स्पॉट से इस वे में, ये अपन मैंने जनरल तरीका बताया, आप किसी भी टाइप की सोइल के अंदर आप इसको ले सकते हो। मेनली अपन जनरली इसको यूज करते हैं, वी नोच टाइप का मेथड को यूज करते हैं अपन सैंपल लेने के लिए। ऐसे अपन ने 8 to 10 स्पॉट से इकट्ठा किया और अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर डंप कर लिया, यहाँ पर डाल लिया अपनी जितनी वो अपन सोइल लेके आया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करते हैं, इसको 4 डिवाइड भाग में ऐसे वो करते हैं, मतलब ऐसे डंप किया, उसको बाद 4 डिवाइड डिवाइड कर लिया। उसके बाद अपन ने यहाँ से एक एक पोर्शन ले लिया, 1/4 यहाँ पर पोर्शन ले लिया, उसको वापस से डिवाइड किया। यदि अपने पास यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर अपने जो सोइल ली थी, इस लेयर से यहाँ से सोइल जो निकाली थी, उसको अपन ने डंप किया, यदि ज्यादा अमाउंट में है तो यहाँ तक अपन इसको कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक अपने पास यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हुए चलेंगे सोइल को, ऐसे इसका 1/4 लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक अपने पास जो फाइनल जो अपने पास सैंपल नहीं बच जाता, जो फाइनल सैंपल अपने पास 0.5 केजी का नहीं बच जाता, मतलब 500 ग्राम का आपको अपने पास नहीं बच जाता, जब तक इसको ऐसे डिवाइड करते हैं और फाइनली वो 500 ग्राम का सोइल यहाँ पर सैंपल ले लेते हैं, तो उसको बैग में डाल के और लेबोरेटरी में लेके जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, जो आप हर टाइप की सोइल वगैरह हर उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन बेसिक जो मेथड यूज करते हैं उसको इसको बोलते हैं वीनोज मेथड्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मेथड्स, ठीक है। तो मैंने मेथड और तरीका बता दिया आपको कैसे लेना है, और ये जो अपने इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अपन ले रहे हैं अलग अलग, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या लेना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। समझने की चीज इसमें सिर्फ ये है, बाकी चीज फैक्ट याद रखने की है, और कैसे याद रखना है वो मैं आपको चलता हुआ जा रहा हूँ। पैरामीटर का आपने बता दिया मैंने कैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रेंट एनालिसिस, ठीक है। सर आपने क्या किया, सोइल हमें लेना सिखा दिया, कैसे हम सैंपल सोइल का लेंगे, उस सोइल सैंपल को हमने लेबोरेटरी में लेके गए, और लेबोरेटरी में लेके जाएंगे तो कुछ तो ऐसा सर मेथड्स होगा जिससे हम उसके अंदर अलग अलग जितने भी आपने 12 पैरामीटर बताया, जो मैं हमने सोइल, आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह हो यार, आप एज ए एमएससी कर रहे हो, तो आपको किसी ने बोल दिया कि हमारे लिए सोइल हेल्थ कार्ड बनाइए, तो आप ये सब फॉलो करोगे तो आपको पूरा एक सोइल हेल्थ कार्ड आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप एमएससी में जाओगे तो ये एक अलग अलग मेथड जितने भी हैं, ये आपको लैब में करने को आपको टीचर्स, मतलब अब आपके जो प्रोफेसर वगैरह है वो आपको सिखाएंगे। आपको सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे आपको सिर्फ ये याद रखना है इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं, लेकिन मेनली अपन जो जो ज़्यादा यूज करते हैं मेथड्स, वो ये मेथड्स होते हैं। जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो यूज करते हैं उसके अंदर आता है बल्क एंड बल्क टाइट्रेशन मेथड्स होता है। ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसी साथ में नाइट्रोजन का भी, उसके बाद मतलब आपको कम से कम एनपीके एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है, और भी कंप्लीट याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन के लिए अवेलेबल नाइट्रोजन, मतलब अपने लिए प्लांट के लिए जो अवेलेबल नाइट्रोजन है सोइल के अंदर, उसके लिए जो यूज करते हैं वो आता है एल्केलाइन KMnO4 मेथड्स, ठीक है। और टोटल नाइट्रोजन, मतलब टोटल नाइट्रोजन अवेलेबल नॉन अवेलेबल दोनों टाइप का जो टोटल नाइट्रोजन अपनी सोइल में आएगा, उसके लिए जो मेथड्स यूज करते हैं वो आता है जेलडाल मेथड्स यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस के लिए यूज करते हैं यहाँ पर ब्रेव नंबर 1 एंड ओल्सन मेथड्स, तो 2 मेथड्स यूज करते हैं। अब ये जो मेथड होते हैं, ब्रेव नंबर 1 मेथड्स होता है, ये एसिडिक टाइप की सोइल, मतलब जिसकी पीएच कम होती है, पीएच कम होती है सोइल की, मतलब एसिडिक सोइल के अंदर करते हैं। जबकि ये मेथड्स करते हैं बेसिक सोइल के अंदर, उसी के साथ में न्यूट्रल सोइल के अंदर। तो न्यूट्रल सोइल के अंदर एंड बेसिक सोइल के अंदर अपन जो यूज करते हैं मेथड्स, वो आता है ओल्सन मेथड्स एंड ब्रेव नंबर मेथड। जो ब्रेव नंबर यूज करते हैं वो एसिडिक सोइल के अंदर करते हैं, किसके लिए करते हैं, फॉस्फोरस के लिए। इतना क्लियर हो। उसके बाद पोटेशियम के लिए फ्लैम फोटोमीटर, मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट एक यूनिट होती है फ्लैम फोटोमीटर, उसके अंदर इसको अपन पोटेशियम का यूज करते हैं। तो आप जब भी कोई एमएससी वगैरह में जाओगे, हायर स्टडी करोगे, तो आपको सब लैब के अंदर आपको ये मिल रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये 4 एलिमेंट्स का अपन एक साथ करते हैं, जिसको बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मेथड्स, AAS। ये अपना एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मेथड्स होता है, जो किस किस के लिए होता है, फेरस, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। तो जितने भी मैंने 12 पैरामीटर बताया उनका सबका अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का होता है हॉट वाटर मेथड्स। उसके बाद में सल्फर का होता है टर्बिडिटी मेथड्स होता है, इसको गंदल अपन जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, टर्बिडिटी
मेथड। तो टर्बिडिटी मेथड जो यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, सल्फर के लिए, और बोरोन के लिए कौन सा करते हैं, हॉट वाटर मेथड्स। उसके बाद इतना क्लियर हुआ, एक बार और आपको रिपीट करा दो जो आपके लिए नए नाम हो। तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो यूज करते हैं बल्कि वो वल्केली टाइट्रेशन नाइट्रोजन के लिए करते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए करेंगे नाइट्रोजन में एल्केलाइन केमोनोफोर मेथड। उसी के बाद में टोटल नाइट्रोजन के लिए जेल्डाल मेटल यूज करते हैं। फॉस्फोरस के लिए ब्रेव नंबर 1 और एल्सन नंबर ओल्सन मेथड्स यूज करते हैं। तो ब्रेव नंबर 1 है वो एसिडिक सॉइल में करते हैं, और ओल्सन मेथड्स हैं वो बेसिक एंड न्यूट्रल सॉइल होती है उसके अंदर करते हैं। उसके बाद पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम आता है फ्लैम फोटोमीटर के अंदर, ठीक है। फ्लैम फोटोमीटर से अपन इसका एनालिसिस करते हैं, एक मतलब पूरा असेंबली टाइप का यूनिट होता है ऐसा, उसमें उसके अंदर अपन इसका यूज करते हैं सॉइल सैंपल को रख के। उसके बाद आता है फेरस मैग्नीज कॉपर एंड जिंक, इसका यूज करते हैं एएस मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मेथड्स का यूज करते हैं, किसके अंदर करते हैं, ये जो अपने 4 एलिमेंट्स मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स बताया। उसके बाद बात करते हैं बोरोन की, हॉट वाटर एंड उसके बाद सल्फर की टर्बिडिटी मेथड्स का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट रेटिंग, इसको आपको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट रेटिंग याद रखनी है, यदि याद होती है तो अच्छा है, याद रखना है, बट बाकी यदि यदि आप फंडामेंटल बेसिस पे कर रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, यदि ठीक है अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बन सकता है स्टेटमेंट वगैरह में। लेकिन जो भी जीआरएफ के बच्चे हैं, एसआरएफ के बच्चे हैं, कोई भी ऐसा कोई भी है, उनको क्लियरली इनको याद रखना ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नाइट्रोजन का मैं बता समझाऊंगा, उसके बाद अपन सबके अंदर जितनी बात करेंगे वो मीडियम वाली रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो होती है, नाइट्रोजन का अपन इसको याद कैसे रखना है, आपको ओनली मीडियम वैल्यू याद रखनी है सबकी। मीडियम वैल्यू याद रखोगे तो उसकी लो एंड हाई मीडियम वैल्यू आप आसानी से बना सकते हो। जैसा कि मैं मीडियम वैल्यू बता दिया यहाँ पर 280 से 560 केजी पर हेक्टेयर, ये अपनी रेटिंग आ गई न्यूट्रिएंट की रेटिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इतनी जो रेंज में अपने पास मतलब न्यूट्रिएंट होगा अपने, मतलब 1 हेक्टेयर अपने पास लैंड है, ठीक है। उस 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर मतलब 280 से 560 केजी पर हेक्टेयर, इसके बीच की रेंज का यदि नाइट्रोजन अपने पास अवेलेबल है, आपने टेस्ट किया उसके बाद अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं अपने मीडियम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद उसके तो मीडियम रेंज होगी तो इसके अंदर अपने को एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और यदि अब जैसे 280 से मैंने 560 बताया, तो आप 280 से कम रेंज कर दोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन की रेंज कम कर दोगे तो वो किस में चल जाएगा, लो में। मतलब हमारी जो लैंड है 1 हेक्टेयर मेरी लैंड है, उसके अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो जब नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है तो अपन हम क्या करते हैं, जो अपने को रिकमेंडेड डोज दिया जाता है गवर्नमेंट वगैरह के द्वारा, जो भी अपनी जितनी बॉडी एग्रीकल्चर बॉडी उनके द्वारा, तो अपन लो जब होती है तो रिकमेंडेड से 25% अपन क्या देते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा अपन फर्टिलाइजर डालते हैं। तो क्या करिए वो अपना जो कमी है उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। उसके बाद हाई की बात करें तो हाई के मैंने जैसे बताया 260 डाटा है, तो उसका ग्रेटर देन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 260 क्या हो जाएगा केजी पर हेक्टेयर हो जाएगा। तो जब हाई होता है तो हाई की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपने को फर्टिलाइजर देने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जो सोइल है उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन है। तो आप जैसा कि आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, मैं भी आप क्लास लेके आऊंगा उस टाइम में, यदि आप यूजी के टाइम में पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो भी डिजीज वगैरह कोज कर देता है, लो अमाउंट में होता है तो भी डिजीज कोज हो जाता है। इसलिए अपने को सोइल हेल्थ कार्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कितना क्या फर्टिलाइजर अपने को सोइल के अंदर डालें, जिससे अपनी जो प्रोडक्टिविटी जो अपनी पैदावार है वो अच्छे से क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके साथ में बात करते हैं फॉस्फोरस की बात करें, तो फॉस्फोरस की बात करें तो उसका जो रेंज होता है, मीडियम जो रेंज बताया मैंने आपको, होता है 12 से 25 केजी पर हेक्टेयर फॉस्फोरस का, ठीक है। तो 12 मतलब इससे लेस देन हो जाएगा, मतलब लेस देन 12 हो जाएगा तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, लो वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब 25 से क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन, और इस 25 से यदि ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, यहाँ पर हाई कंडीशन में। तो सब में आपको मैंने मीडियम डाटा याद रखना है, और मीडियम डाटे से क्या करना है आपको, सीधा लेस देन एंड ग्रेटर देन करोगे तो वो किसमें कौन सी वैल्यू में चला जाएगा, लो एंड हाई में। ऐसे पोटेशियम का होता है 110 और 110 से 280, तो ये आपको डायरेक्ट डाटा याद रखना है थोड़ा रिलेट करके। उसके बाद सल्फर की बात करता हूँ तो 10 से 20 पीपीएम होता है, ये पीपीएम यूनिट होता है, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ये अपने पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद 0.5 से 1 पीपीएम मीडियम रेंज होती है कॉपर एंड जिंक की, फेरस की 4.5 से 9 पीपीएम, मैग्नीज की 1 से 3 पीपीएम मीडियम रेंज। उसके बाद बोरोन की 0.33 से 0.67 पीपीएम होती है। उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर की जो होती है वो 0.5 से 0.75% पीपीएम, ये रेंज होती है यहाँ पर अपनी, ठीक है जी। तो सब यहाँ पर बात कर लिया हमने, तो आप इसको अच्छे से एक दो बार याद करोगे तो दिमाग में आपको सेट डाटा हो जाएगा। उसके बाद में एक नोट में बात करिए, अपनी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें NO3 माइनस मतलब जो नाइट्रेट होता है, यदि नाइट्रेट की अमाउंट 10 से ज़्यादा हो जाती है, 10 अमाउंट होती है, इससे ज़्यादा अपने को 10 पीपीएम से नाइट्रेट यदि अमाउंट में मिलता है तो उसकी वजह से जो डिजीज कोज होती है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी
सिंड्रोम, ये डिजीज होती है अपनी जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके अंदर। ये तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि ब्लू बबी जो सिंड्रोम होता है किसकी एक्सिस से होता है, नाइट्राइट के एक्सिस से होता है, किसके अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। उसकी रेंज है 10 ppm, इससे जब ज्यादा हो जाता है या 10 ppm होता है तो उस टाइम कौन सी जो डिजीज देखने को मिलती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम अपने को देखने को मिलता है। तो ये अपना लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर मैंने मोटा मोटा आपने बता दिया कि क्या क्या कैसे मैंने आपको चीजें याद रखनी है, प्लस सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बता दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट है इसके अंदर, मेरे को आप कमेंट्स में बताइए, तो आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। और मैंने प्ले लिस्ट कंप्लीट बना रखी है यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के नाम से ही, तो उसके जाकर कर आप और भी वीडियो देख सकते हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। वैसे अपने 2 ही टॉपिक बचे हैं, उनको अपन जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर प्रोब्लेमेटिक सोइल एंड फर्टिलाइजर के बारे में अपनी इसके अंदर बात करेंगे, तो अपना फंडामेंटल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। धन्यवाद।